नमस्कार दोस्तों, आइए डिटेल से डिस्कस करते हैं। आज एडपी-टैट जून 2022 में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चंस को। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जो टैट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली हिमाचल प्रदेश टैट की। तो डिटेल से इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आप एक और सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका टेट क्वालिफाई है, जो हिमाचल प्रदेश टीजीटी मेडिकल कमीशन के लिए बनाई गई है। बहुत सारी वीडियोस वहाँ पर डाली गई हैं डिटेल में। वहाँ पर भी बॉटनी के, बायोलॉजी के और ज़ूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। ये वीडियोस आप लोगों के लिए सिर्फ टैट में ही ज़रूरी नहीं है कि वहीं पे काम आए। अगर आप एमएससी एंट्रांस की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस और एनवीएस जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और इन वीडियोस को उन लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए जो टैट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली दिसंबर 2024 की। पहला क्वेश्चन है, इन ग्राफ्टिंग स्कियॉन इज। ऑप्शन है अ पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी, बी है अ पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट, सी है रूट ऑफ रूटेड प्लांट एंड डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, उसमें जो स्कियॉन पार्ट होता है वो होता है अ पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वेराइटी। यानी जो स्टेम होगी डिज़ायर्ड वैरायटी की, हम उसको स्कियॉन कहते हैं। देखिए ग्राफ्टिंग क्या होता है, हम किसी पौधे के ऊपर कलम बांधना, बेसिकली इसको कहा जाता है कलम लगाना। इसमें क्या होता है, एक पौधा लिया जाता है, जैसे आपने बेसिकली इसको एप्पल पर देखा होगा, और भी बहुत सारी फ्रूट्स में करते हैं, जैसे मैंगो में करते हैं, लेकिन एप्पल में मेनली क्या होता है, नीचे एक स्टॉक प्लांट लेते हैं, एक स्टॉक प्लांट होता है। इस स्टॉक प्लांट के ऊपर कलम की जाती है दूसरे प्लांट के, स्पेशली एप्पल जो है वो इस प्लांट के ऊपर स्पेसिफिक टाइप का एप्पल की जो तना है वो इस पे लगाया जाता है। तो ये जो एप्पल लगाया जाएगा इसको हम स्कियॉन कहते हैं। तो ये जो एप्पल की हम टहनी लगा रहे हैं, या मैंगो में जो हम नई टहनी लगाते हैं, नई वेराइटी की, अलग वेराइटी की, डिजायर्ड वेराइटी की, उसको हम स्कियॉन कहते हैं। और जो रूटेड प्लांट होता है, ये जो रूट ऑफ रूटेड प्लांट है, ये जो पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट है, उसको हम स्टॉक कहते हैं। ओके, तो ग्राफ्टिंग क्या है, ये एक तरह का वेजिटेटिव आर्टिफिशियल जो प्रोपिगेशन है प्लांट की, उसका एक मेथड होता है, कलम जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को किसने डिस्कवर किया। ऑप्शन है हरगोबिंद खुराना, जेम्स टी वॉटसन, एस कोहेन, एच बोयर, स्टैनले कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर, और सूटन बोवरी। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को जिसने खोज की थी, इस टेक्नोलॉजी की, वो थे स्टैनले कोहेन एंड हार्बर्ट बोयर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। हरगोबिंद खुराना को हम जानते हैं जेनेटिक कोड के लिए। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन की भी फॉर्मेशन की थी, और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बताने, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नहीं, जो आर्टिफिशियल जीन है उसी के लिए ये जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है ये दिया था जेम्स डी वॉटसन ने। स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर, इनको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जानते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेशन से ही हमें पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन बनाना, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना जिसमें दो डिफरेंट जीनोम को हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एक नया कॉम्बिनेशन, एक नया जीनोम बनाने के लिए। और वो जीनोम कैसा होगा, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट किया गया होगा, और उसमें हमने डिज़ायर्ड जो जीन है उसको इंसर्ट किया होगा, और फिर बाद में वो जो डिज़ायर्ड जीन है या जो एक डीएनए बनेगा, नया डीएनए, उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, जिसको हम किसी होस्ट में डालते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई कराते हैं।
ठीक है, तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। सुटन और जो बोवरी हैं, सुटन बोवरी को हम जानते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या बोलती है, जिसे मेंडल ने बोला कि देयर आर सम फैक्टर्स जो कैरेक्टर्स को गवर्न करते हैं, जीन्स बाद में जिसको कहा गया था। तो सुटिन एंड बोवरी ने कहा कि ये जो जीन्स हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। ये सुटिन एंड बोवरी की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर टेक्निक। तो पीसीआर टेक्निक के लिए किसे नोबेल प्राइज दिया गया, हार्बर्ट बोयर, हरगोबिंद खुराना, कैरी मुलिस या ऑथर कॉरेनबर्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैरी मुलिस। कैरी मुलिस was awarded Nobel Prize for the development polymerase chain reaction या PCR टेक्निक। हर्बर्ट बोयर को हम जानते हैं, हर्बर्ट बोयर ने, अभी पिछला क्वेश्चन ही हमने देखा, हर्बर्ट बोयर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड को क्रैक किया था और फर्स्ट जो आर्टिफिशियल जीन है उसको बनाया था। ऑथर कॉरेनबर्ग जो हैं इनको डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने के लिए जाना जाता है, ऑथर कॉरेनबर्ग। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है डीएनए की रेप्लिकेशन में। डीएनए का जब डुप्लीकेशन यानी रेप्लिकेशन करना है तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है। तो ये किसने खोजा, कॉरेनबर्ग ने, ऑथर कॉरेनबर्ग ने। यहाँ बात कर लेते हैं पीसीआर टेक्निक की। पीसीआर को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें हम एक डीएनए मॉलिक्यूल, बोल लीजिए डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट हो सकता है, एक जीन हो सकता है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे लैब कंडीशन में इनटू बिलियन ऑफ कॉपीज, बिलियंस ऑफ कॉपीज कैन बी मेड, ठीक है। और इस पीसीआर टेक्निक में मेन चीज़ क्या होती है, इसमें हम जो पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं वो लिया होता है थर्मस एक्वेटिकस नाम के ऑर्गेनिज्म से, और ये होता है टॉक पॉलीमरेज, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर ये रेप्लिकेशन कर सकता है, इसलिए इसको टॉक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वेटिकस नाम का एक बैक्टीरिया है वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है टॉक पॉलीमरेज पीसीआर टेक्निक में। अब ये जो पीसीआर टेक्निक है, अगर हम इसका इन शॉर्ट सीक्वेंस देख ले, क्योंकि कई बार सीक्वेंस में पूछा जा सकता है, तो सीक्वेंस अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है, जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना होता है, जिसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन जो है वो हाई टेम्परेचर में अबाउट 94 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वहाँ पर डीनेचर किया जाता है, इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब ये सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पर प्राइमर्स यूज किए जाएंगे, ठीक है, प्राइमर यूज किए जाएंगे और टॉक पॉलीमरेज के मदद से यहाँ पर नए नए न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। टॉक पॉलीमरेज प्राइमर यहाँ पर ऐड हुए, इस प्राइमर पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा टॉक पॉलीमरेज। और ये जो स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप क्या हुआ, डीनेचुरेशन। दूसरा स्टेप क्या है, प्राइमर को ऐड करना। प्राइमर्स को ऐड करने के लिए इस जो डीनेचर्ड जो डीएनए है इसको टेम्परेचर कम किया जाता है, अबाउट 72 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक इसको लाया जाता है और प्राइमर के साथ अटैच किया जाता है, मतलब अनील किया जाता है। तो पहली अगर डीनेचुरेशन है पहला स्टेप, तो दूसरा स्टेप है एनीलिंग, एनीलिंग विथ प्राइमर्स। और तीसरा स्टेप क्या है, टॉक पॉलीमरेज की मदद से एक्सटेंशन करना, एक्सटेंशन करना, ठीक है, उस डीएनए को एक्सटेंड करना और फिर बाद में यही सीक्वेंस को बार बार रिपीट किया जाता है और कुछ ही देर में हमारे पास बहुत सारा डीएनए जो है उसकी कॉपीज बनकर तैयार हो जाती हैं। तो दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो पेयर है दिया गया वो रॉन्गली मैच्ड है। ए है स्टार्च सिंथेसिस इन पी which is caused by multiple alleles, XO type सेक्स डिटर्मिनेशन ग्रासहॉपर से, ABO ब्लड ग्रुपिंग कोडोमिनेंस है और TH मॉर्गन लिंकेज के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें जो रॉन्गली मैच्ड है वो है स्टार्च सिंथेसिस इन पी, जो मल्टीपल अलील्स के थ्रू लिखी गई है, लेकिन ये मल्टीपल अलील से नहीं होती है, ये होती है प्लियोट्रॉपी से, ये होती है प्लियोट्रॉपी से, मल्टीपल अलील से नहीं होती है। प्लियोट्रॉपी और मल्टीपल अलील्स में हम डिफरेंस जान लेते हैं। मल्टीपल अलील्स का मतलब होता है बहुत सारे अलील एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, एक कैरेक्टर बहुत सारे अलील्स, ठीक है। अलील्स क्या होती हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स होती हैं। तो बहुत सारे अलील जब एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं उसको मल्टीपल अलील हम कहते हैं। जैसे हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप में कितनी तरह के अलील्स लगते हैं, एक ए अलील लगेगा, ठीक है, बी अलील लगेगा और आई अलील लगेगा, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं ए बी और आई। आई अगर प्रेजेंट हो, दो आई अगर प्रेजेंट होंगे तो वो ओ ब्लड ग्रुप हो जाता है, ठीक है। ए बी क्या है, कोडोमिनेंस शो करते हैं, और जो आई ब्लड ग्रुप है ये क्या है, रिसेसिव यहाँ पर अलील है, ठीक है। तो तीन अलील यहाँ पर एक ही कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं, तो ये क्या है, मल्टीपल अलील है। हालांकि इनमें से सिर्फ दो ही टाइप जो हैं वो एक बार में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये तीनों के तीनों अलील एक बार में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो ही कॉपीज होती हैं डीएनए की, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। अब प्लियोट्रॉपी क्या होता है, प्लियोट्रॉपी बिल्कुल मल्टीपल अलील्स का उल्टा होता है। प्लियोट्रॉपी में एक जीन जो है वो मल्टीपल, बहुत सारे कैरेक्टर्स को, मल्टीपल कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है, वो क्या है, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी। अब स्टार्च सिंथेसिस जो है पी की, ये सिर्फ स्टार्च सिंथेसिस ही नहीं करेगी, ये जो सीड का कोट का कलर है उसको भी डिसाइड करेगी, और भी बहुत सारी चीज़ों को ये डिसाइड करेगी, ठीक है। तो एक ही जीन है जो बहुत सारे कैरेक्टर्स को गवर्न कर रहा है, इसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं, और स्टार्च सिंथेसिस इन पी ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल नहीं है। बाकी ऑप्शंस जो यहाँ पर दिए गए हैं वो है एक्सोटाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये ग्रासहॉपर में हमें देखने को मिलता है। अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो हमें चार तरह का देखने को मिलता है। फर्स्ट इज एक्स वाई एक्स एक्स, जो हमें ह्यूमंस में और कुछ इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है, जहाँ पर एक्स वाई जो है वो क्या है, मेल, और एक्स एक्स क्या है, फीमेल। एक्स वाई क्या है, मेल है। दूसरा हमें देखने को मिलता है एक्स ओ और एक्स एक्स, जहाँ पर एक्स ओ मेल है, और ये हमें देखने को मिलता है ग्रास हॉपर में, और राउंड वॉर्म्स में भी ये देखने को मिलता है। ग्रास हॉपर और राउंड वॉर्म्स में क्या, एक्स ओ और एक्स एक्स। तीसरा जो टाइप है वो है हमारे पास जेड 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 डब्ल्यू टाइप, जिसमें जो मेल है वहाँ पर दोनों जो अलील्स होंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए वो एक जैसे होते हैं, और जो फीमेल होती हैं वो हेटेरोगैमेटिक होती हैं, यानी वहाँ पर दो तरह के अलील्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये बर्ड्स में प्रेजेंट होता है, रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर फीमेल जो हैं वहाँ पर दो तरह के जो अलील्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए फीमेल्स में, ठीक है। और फोर्थ जो टाइप है वो है जेड जेड और जेड ओ टाइप, जिसमें जो फीमेल्स हैं उनके पास सिर्फ एक जेड अलील प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो मेल है वहाँ पर दो अलील्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। और ये जो जेड 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 ओ
टाइप ऑफ सेक्सुअल डिटर्मिनेशन है ये हमें देखने को मिलती है मॉथ्स और बटरफ्लाइज में, मॉथ्स और बटरफ्लाइज में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें है ABO ब्लड ग्रुपिंग, जिसको कोडोमिनेंस कहा गया है। ये कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील दोनों का एग्जाम्पल है। कोडोमिनेंस क्यों है ये? देखो, मल्टीपल एलील इसलिए क्योंकि यहाँ पर A, B और I 3 तरह के एलील्स प्रेजेंट हैं। कोडोमिनेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर A और B जो एलील है ये जब प्रेजेंट होंगे, दोनों जब प्रेजेंट होंगे तो A भी अपना इफेक्ट शो करता है और B भी अपना इफेक्ट शो करता है। दोनों क्या है, डोमिनेंस शो करते हैं, इसलिए ये कोडोमिनेंस है। ऐसा नहीं होगा कि A प्रेजेंट है और B भी अगर डोमिनेंट उसमें प्रेजेंट है तो A और B दोनों जो अलील्स हैं ये डोमिनेंट कंडीशन में अगर प्रेजेंट है तो ये फिर डोमिनेंस ही शो करेंगे। और अगर इनके साथ ये आई अलील प्रेजेंट हो जाए, जैसे ए आई प्रेजेंट होगा तो ये ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए होगा। और अगर बी आई ब्लड ग्रुप होगा, बी आई अलील्स अगर प्रेजेंट होंगे तो ये बी ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन एक अलील ए और एक अलील बी, ये दोनों अलील प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप होता है। दोनों जो हैं वहाँ पे डोमिनेंस शो करते हैं, तो ये क्या है, कोडोमिनेंस है। और TH मॉर्गन को हम लिंकेज के लिए जानते हैं। लिंकेज का मतलब क्या है कि एक जो क्रोमोसोम है, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो इस क्रोमोसोम नंबर 1 में ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, इसके ऊपर जो जीन होंगे इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये पूरे के पूरे सारे के सारे जो जीन्स हैं वो जब जाते हैं जीन्स, सॉरी, जब गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है तो ये सारे के सारे जीन्स जो हैं ये कोशिश करते हैं कि ये साथ में ही जाएं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, लिंक्ड, एक दूसरे के साथ वो लिंकेज शो करते हैं। अब जितने नज़दीक एक दूसरे के साथ कोई जीन होंगे उनकी टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होती है कि वो एक साथ जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होंगे। ये क्या है, लिंकेज, जिसको TH मॉर्गन ने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? कौन सा ऐसा प्लांट है जो एक ही बार अपनी लाइफ में फूल देता है? तो मोनोकार्पिक उन फ्लावर्स को कहा जाता है और ये हैं हमारे पास बैम्बू स्पीशीज। आपने सुना होगा कि बांस जो है वो एक ही बार फूल उसमें लगते हैं और जैसे ही फूल लगते हैं उसके बाद वो पूरा का पूरा जो बैम्बू का झाड़ है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बैम्बू है जो एक ही बार अपनी लाइफ टाइम में फ्लावर्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंगो दिया गया है, ये पॉलीकार्पिक है, हर साल या किसी एक आध साल को छोड़ के ये क्या है, फ्रूट्स हमेशा देते रहते हैं जब तक ये जिंदा रहेंगे। जैक फ्रूट भी वैसा ही है, पपाया भी वैसा ही है। मैंगो की अगर हम बात करें तो इसको मैंजीफेरा इंडिका कहा जाता है। मैंजीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नाम है और ये मोनोशियस स्पीशीज है। मोनोशियस स्पीशीज का मतलब क्या है, एक तो यहाँ पर आया मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक, मोनो मतलब एक, कार्पिक मतलब फ्रूट, जो एक ही बार फ्रूट देंगे, ठीक है, वो है बैम्बू स्पीशीज। और बाकी सारी कैसी हैं, ये पॉलीकार्पिक स्पीशीज है, मतलब अपने लाइफ टाइम में बहुत बार ये जो है फ्रूट्स की प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर बात हो रही है मैंगो, मैंगो जो है ये मोनोशियस प्लांट है। एक ही प्लांट के ऊपर हमें मेल फीमेल फ्लावर्स या बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं मैंगो। ठीक है, तो मैंगो में ये आएगा। और दूसरा है जैक फ्रूट। जैक फ्रूट में स्पेशल जो है कटहल जिसको हम कहते हैं, इसमें स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पेरियंथ प्रेजेंट होती है जिसको स्पैडिक्स कहा जाता है। और इससे जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ फ्रूट बनता है जिसको सोरोसिस कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सोरोसिस किसका फ्रूट है, तो जैक फ्रूट इसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए। पपाया की अगर हम बात करें तो पपाया में यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। यूनिसेक्सुअल प्लांट होने का मतलब क्या है, मेल प्लांट अलग होगा, फीमेल प्लांट अलग होगा, यानी मेल फ्लावर होंगे, फीमेल फ्लावर होंगे, यानी पपाया का जो पेड़ होता है वो कैसा होता है, डायोशियस होता है।
डायोइशियस, दो अलग अलग प्लांट्स होना, एक मेल प्लांट होगा एक फीमेल प्लांट, अलग अलग होंगे। और मैंगो कैसा है, मोनोशियस है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इस दिन मनाया जाता है। 5 जून को इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। 21 अप्रैल को वैसे तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सिविल सर्विस डे बनाया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। 2 फरवरी याद रखिए वेटलैंड डे है। इसके अलावा 1 दिसंबर एड्स डे है और 7 अप्रैल 7th ऑफ अप्रैल ये हेल्थ डे है। फरवरी की जो 4 तारीख होती है वो कैंसर डे है। और ऐसे ही बहुत सारे डेज जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय, अब स्टोमेटल मूवमेंट जो है वो अफेक्ट नहीं करती है। देखो टेम्परेचर जो है, स्टोमेटल मूवमेंट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका राइट आंसर देखते हैं। स्टोमेटा क्या है, प्लांट्स के लीफ के सरफेस के ऊपर या जो भी लिविंग सरफेस है, सरफेस के ऊपर एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में कुछ छेद लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्पेशल एपिडर्मल सेल्स जिनको हम गार्ड सेल बोलते हैं, इनके द्वारा सराउंडेड एक छेद है। इसी छेद को हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब ये जो गार्ड सेल है ये कैसे हैं, स्पेशल एपिडर्मल सेल्स हैं, जो अगर फुली टर्जिड होंगे तो स्टोमेटा ओपन होता है, और अगर ये फ्लैसिड होंगे, टर्जिड का मतलब फूले हुए होंगे, तो ओपन होता है। और फ्लैसिड अगर इनसे इनका पानी निकल जाए तो ये मुरझा जाएंगे कुछ इस तरह से, और ये जो छेद है जिसको हम स्टोमेटा कह रहे हैं ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा है जो गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांसपिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कैसे अफेक्ट होते हैं, तो टेम्परेचर जो है वो स्टोमेटा के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। स्टोमेटा जो है वो बेस्ट 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस, या ब्रॉडली अगर कहें तो 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में खुले रहते हैं। इससे कम और इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो ये बंद हो जाते हैं। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टोमेटल मूवमेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, उससे स्टोमेटा की मूवमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइट की अगर हम बात करें तो लाइट अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी अगर लाइट की है, बहुत तेज़ लाइट है, तो भी स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। दिन को खुले रहते हैं स्टोमेटा, ठीक है, ओपन इन लाइट, और डार्क में क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, डार्क में क्लोज हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो लो कंसंट्रेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड की होगी उसमें ओपन रहते हैं, लो कंसंट्रेशन में ये ओपन रहेंगे, हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो ये बंद हो जाएंगे। इसके अलावा वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, अगर पानी भरपूर है, प्लांट को भरपूर पानी मिल रहा है तो वो क्या है, ओपन रहेंगे। लेकिन वाटर की स्कैरसिटी है, पानी कम मिल रहा है, पौधा मुरझा रहा है, तो पानी को बचाए रखने के लिए स्टोमेटा क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और यहाँ पर एब्सिसिक एसिड है जो वाटर की अनअवेलेबिलिटी में या स्ट्रेस के टाइम इन स्टोमेटा को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो ये क्या है, स्टोमेटल क्लोजर है। इसके अलावा अगर आयंस के बारे में पूछें तो पोटेशियम आयंस जो हैं ये रोल प्ले करते हैं स्टोमेटा की मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड फॉर सेवरल ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन हैविंग टेम्परेचर ऑफ, तो जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन को बहुत स्टेबल माना जाता है और बहुत लो टेम्परेचर ये प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस होता है। विच बुक कीप्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड स्पीशीज, अब जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज है, जिनको खतरा है, जिनके ऊपर इस पृथ्वी से लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है बेसिकली, उसका रिकॉर्ड कौन सी बुक रखती है? गिनीज बुक रखती है। गिनीज बुक में तो रिकॉर्ड्स है ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे होते हैं, तो वो रखे जाते हैं। स्पीशीज इवोल्यूशनरी रिकॉर्ड बुक, लिम्का बुक और रेड डाटा बुक। तो कौन सी बुक है जो रिकॉर्ड रखती है सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज का? वो है रेड डाटा बुक। ये रेड डाटा बुक जो है, ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये संस्था इस बुक को मेंटेन करती है और इसमें जितने भी जो स्पीशीज हैं ऑर्गेनिज्म की, जो नई हैं, पुरानी प्रजातियां हैं, जो भी हैं, उनको लिस्ट किया जाता है। ठीक है, उनको लिस्ट किया जाता है। किस चीज़ के लिए लिस्ट किया जाएगा? उनकी जो स्टेटस है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, जो स्टेटस है उनका, उसके हिसाब से उनको लिस्ट किया जाता है। और कौन कौन सी कैटेगरीज दी जाती हैं? कैटेगरीज दी जाती हैं जैसे एक्सटिंक्ट, जैसे डोडो बर्ड है, वो अब मिलता ही नहीं है, वो हमें कहीं दिखाई ही नहीं देगा, तो ये क्या है? एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, मतलब अब वो हमें इस पृथ्वी पर दिखाई नहीं देगी। दूसरी जो कैटेगरी है वो है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड मतलब, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है, जैसे राइनोसोर्स अभी पीछे बहुत चर्चा में था, तो वाइल्ड में मतलब अब जो ये कोई भी स्पीशीज है, जैसे राइनोसोर्स की बात कर रही हूँ, ये हमें सिर्फ और सिर्फ अब ब्रीडिंग सेंटर्स में देखने को मिलेगा। सिर्फ 1 और 2 ही इसमें जो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के, वो बच गए हैं और इनको हम नेचुरली जो है वो नहीं देख सकते। वाइल्ड में ये अब ख़त्म हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, तो वो क्या है? एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। बट यस, जो हमारी कंजर्वेशन एरिया है वहाँ पर ये ज़रूर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। फिर आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संभालने की, सहेजने की, उनके इवन जो उनका हैबिटेट है उसको भी बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर है एंडेंजर्ड, फिर वल्नरेबल, फिर नियर थ्रेटेंड, जिनको बहुत कम थ्रेट है लेकिन बहुत कम थ्रेट है। उसके बाद आउट ऑफ डेंजर आता है, जिनको कोई खतरा नहीं है, कुत्ते, बंदर, बिल्लियाँ, है ना, आउट ऑफ डेंजर जो हैं। उसके बाद रेयर, जिनका स्टेटस ही रेयर है, जिनका हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है। और इनसफिशिएंट, मतलब जो हमें नेचर में बहुत कम देखने को मिलते हैं, हम उनका पता नहीं लगा पाए हैं अभी, तो वो क्या है? रेयर है। और इनसफिशिएंट डाटा, जिसका डाटा ही नहीं है, जो देखने को तो हमारे अबंडेंटली मिल जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास उनका डाटा जो है वो नहीं है, तो वो इनसफिशिएंट डाटा वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये 7-8 टाइप की कैटेगरीज हैं जिनके बेस पर रेड डाटा बुक जो है वो पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज गोइंग टू बी नॉट द लास्ट। वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल्स? तो ह्यूमन फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? ओवरी में, यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में या सर्विक्स में? तो फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है फेलोपियन ट्यूब में। अगर हम ओवरी का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से पियर शेप स्ट्रक्चर में यूट्रस प्रेजेंट होता है, जिसको अटैच करती है ओवरी के साथ ये फेलोपियन ट्यूब। ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है और ये सर्विक्स है जो बाहर
वजाइना के थ्रू बाहर के रास्ते में निकलता है। इस ओवरी का काम क्या होता है? इस ओवरी का काम एग को रिलीज करना है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे जो फीमेल हार्मोन्स हैं उनको रिलीज करना ओवरी का काम होता है। फेलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है? ओवरी से जो एग रिलीज हो रहा है उसको लेकर आना, यहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन करवाना और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इसको लेकर जाना यूट्रस तक। और ये जो यूट्रस है इसका काम क्या होता है? यूट्रस का काम है जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, जो आगे चलकर ब्लास्टुला में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको यहाँ पर इम्प्लांट करना यूट्रस में। और फिर इस इम्प्लांटेड जो ब्लास्टुला है इससे क्या बनेगा? फ्यूचर में बेबी बनेगा और ये यूट्रस 9 महीने तक उस बेबी को क्या करता है? स्पेस प्रोवाइड करवाता है उसके नरिशमेंट के लिए, अटैचमेंट के लिए भी। इसी यूट्रस में प्लेसेंटा जो है वो बनता है, बेबी पूरा का पूरा डेवलप होता है। और सर्विक्स क्या है? दिस इज द माउथ ऑफ यूट्रस और इसी सर्विक्स से फिर अल्टीमेटली बाहर वजाइना के थ्रू जो है आउटलेट इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का होता है। डन विद दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कॉर्पस लूटियम सिक्रीट्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन? तो कॉर्पस लूटियम क्या है? ओवरी है, ओवरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो डेवलपिंग स्टेज में, जिनको हम फॉलिकल्स कहते हैं। ये फॉलिकल्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनके बीच में एक एग सेल प्रेजेंट होता है। जब ये एग यहाँ से रिलीज हो जाता है तो ये पूरा का पूरा ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में, येलो कलर्ड बॉडी में रिलीज बदल जाता है। एग इसमें अब प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि वो रिलीज हो चुका है। तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, लैक्टेशन करना। ठीक है, तो ये दोनों काम जो है ये किसके हैं? प्रोजेस्टेरॉन के हैं। यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन करके रखना ताकि प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया जा सके, ये प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या है? हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करना। एलएच का काम क्या है? एलएच को हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की रिलीज को मेंटेन करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है। और कहाँ से सिक्रीट होता है? ये पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। अंडर जो हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा और पिट्यूटरी अल्टीमेटली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट करके, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहाँ लगता है? ओवरी में लगता है और ओवरी से फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन सिक्रीट होते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल उसको मेंटेन करता है, मेंस्ट्रुएशन को मेंटेन करता है। और फीमेल में जो बॉन की स्ट्रेंथ है, फीमेल्स में जो हड्डियों की स्ट्रेंथ है, उसको भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन जो है वो रेगुलेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या है? फॉलिकल्स यानी ओवरीज में एग की फॉर्मेशन को प्रमोट करना और टेस्टिस में स्पर्म की फॉर्मेशन को रेगुलेट करना, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।